नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के विषय नाटक रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर उसका पाठ किया जा सकता है। यानी कहानी, उपन्यास या कविता है, अगर उसमें कोई घटना या जो उसका संदर्भ है वह ऐतिहासिक है या भविष्य काल का है, तो उसको ध्यान में रखकर ही हम उसको पाठ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन नाटक में उस घटना को हमारी आंखों के सामने घटित होना होता है, उसे दर्शक देखता है प्रत्यक्ष रूप से। अतः नाटक का कथ्य उसके समक्ष वर्तमान काल में घटित हो रहा है, इसलिए नाटक के मंच निर्देश भी वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। जैसे पर्दा गिरता है, यहाँ पर्दा गिरा या पर्दा गिरेगा निर्देश नहीं दिया जाएगा। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस प्रश्न का जब हम उत्तर देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटककार नाटक के कथानक यानी जो कथ्य है उसके माध्यम से जो भी कहना चाहता है उसे वह अपने चरित्रों के द्वारा बोले गए संवादों से अभिव्यक्त करता है। और ये संवाद बोल कौन रहा है? ये संवाद बोल रहे हैं पात्र जो मंच पर हमारे सामने जीवित व्यक्ति हैं। कविता, कहानी, उपन्यास के जो पात्र हैं वो तो शब्दों में बंधे हुए चरित्र हैं, लेकिन नाटक का जो पात्र है वह मंच पर हमारे सामने खड़े होकर के उन संवादों को बोल रहा है। अतः संवाद सरल और सहज होंगे, स्वाभाविक होंगे, तो उतना ही दर्शकों के हृदय को छुएंगे। अब ये सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से नहीं है। जैसा देश, जैसी परिस्थिति, जैसा काल उस नाटक के कथानक का है, उसके अनुसार पात्र अपने संवाद को स्वाभाविक ढंग से बोलें तो दर्शकों तक उनकी बात पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक नाटक के पात्र तत्सम युक्त संवाद बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संवाद दर्शकों तक आसानी से संप्रेषित हो जाते हैं, दर्शकों को उनके संवाद समझ में आ जाते हैं। आपने टीवी पर भी रामायण या महाभारत नाटक देखा होगा, जिसमें रामायण के पात्र, महाभारत के पात्र जिस तरह से हिंदी बोलते हैं उसमें तत्सम युक्त शब्द होते हैं, परंतु हमें उनके अर्थों को समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। तो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार संवाद सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, ये प्रश्न बहुत आता है। और नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, यानी कि ये माध्यम ऐसा है जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो कोई भी जो दो चरित्र हैं जब आपस में मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, तो विचारों में टकराहट होना तो स्वाभाविक है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील आदमी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात का प्रमाण इससे भी मिलता है कि जिस भी नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी अधिक उपस्थिति रही, वे नाटक उतने अधिक सशक्त नाटक साबित हुए।
तो जो व्यक्ति हम हैं, आप हैं, या समाज का कोई भी जीता जागता संवेदनशील आदमी है, हम सभी को वर्तमान परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामाजिक बुराइयां दिखती हैं, जिनके प्रति हमारे मन में असंतुष्टि है, छटपटाहट है, जिन्हें हम चाहते हैं कि ये सुधरें। इसीलिए अगर उसी छटपटाहट को जब हम नाटकों में घटित होता हुआ देखते हैं तो वो नाटक हमारे हृदय के अधिक नज़दीक होते हैं। इसीलिए ऐसे नाटक सफल भी अधिक होते हैं जिनमें नकारात्मक तत्व अधिक हों, जिनमें प्रतिरोध की बात हो, जिनमें अस्वीकार्यता की बात हो। यही वजह है कि हमारे आधुनिक जो नाटककार हैं वो राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस से अधिक प्रभावित होते हैं। शिल्प के संबंध में नाटककार का कौन सा प्रयास असफल सिद्ध होता है? तो नाटककार अगर पहले शिल्प या संरचना निश्चित कर लें और बाद में किसी कहानी या कथ्य को उसमें फिट करना चाहे तो उसका यह प्रयास असफल सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए कि पहले हमने सोच लिया कि हम नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कथ्य है यानी जो कहानी है नाटक की, वो कहानी महाभारत की कहानी है। अब उसे हम नुक्कड़ नाटक के शिल्प में अगर प्रस्तुत करेंगे तो वह नाटक सफल नहीं साबित होगा। तो हमें शिल्प सोच करके और फिर कथ्य को उसमें रखना चाहिए। नाटक का शरीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, कारण बताइए। तो नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले गए शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। वस्तुतः मंच पर नाट्य रूप में जो कुछ भी दृश्य के रूप में उभरता है वह भाषा पर निर्भर है और भाषा के बीच से ही उभरता है। जहाँ कहानी या उपन्यास में शब्द अधिक से अधिक किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं, वहीं नाटक में जो शब्द हैं वो बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नाटक में एक मौन का शब्द भी कहानी के 20 या 25 पेजों में बढ़ाई गई बात को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। तो नाटक में शब्दों का बहुत अधिक महत्व है। एक एक शब्द उन अनेक अनकहे शब्दों को भी बयां कर देता है। इसलिए नाटक का शरीर उसके शब्द कहलाते हैं। नाटक के लिए संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संवाद अपने आप वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक हो, दृश्यात्मक हो। नाटक के संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शकों के हृदय को छू लेंगे। जैसा भी हमने पहले भी चर्चा की, संवादों के माध्यम से अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना चाहिए, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में हम सब टेक्स्ट कहते हैं, कि जो कहा भी नहीं गया संवाद में वो भी व्यक्त हो जाए। नाटक के संवाद स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार हों। इस पर भी हमने अभी चर्चा की थी। और कुछ प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर लिखिए और अभ्यास करिए। भारतीय परंपरा में नाटक को किस काव्य की संज्ञा दी गई है? तो दृश्य काव्य है। नाटक में संपूर्णता कब आती है? जब नाटक लिखने के पश्चात दर्शकों के सामने मंच पर प्रस्तुत कर दिया जाए। साहित्य की अन्य विधाओं और नाटक विधा में क्या अंतर है? तो मैंने पिछली वीडियो में इस अंतर को बताया है। वहाँ नाटक की भाषा संबंधी विशेषताएं, तो नाटक में भाषा का तो बहुत ही महत्व है। भाषा सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, अनलिखे अनकही बातों को भी व्यक्त करने की क्षमता रखती हो। कविता नाटक के निकट क्यों है? क्योंकि दोनों में ही शब्दों का बहुत महत्व है। दोनों ही विधाओं में शब्द प्रतीक और बिंब में बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी शब्दों के ही माध्यम से हम एक पूरा का पूरा दृश्य उपस्थित कर देते हैं।
एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ साथ कुशल संपादक होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाटक लिखने का एक उद्देश्य है दर्शकों को बांधे रखना। यदि जो नाटक लिखा गया है उसमें अनावश्यक संवाद हैं या अनावश्यक कथानक का विस्तार किया गया है, तो जब उस नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो दर्शकों को वह उबाऊ लगने लगेगा। अतः एक कुशल नाटककार को यह पता होना चाहिए कि जो कथ्य है उसमें दृश्य और संवाद, इन सब का क्रम और संयोजन क्या होना चाहिए। नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इस बारे में चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।